तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक हो गए, सभी एकदम मौज मस्त हो गए। तो गाइस स्वागत है आप सभी का लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड 6 में। एंड बता दूं गाइस, ये एपिसोड एकदम कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें प्रोफेसर रैजिक के बारे में काफी कुछ बताया जाने वाला है। तो फिर भाई एंड तक जरूरी देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर लेना, जिससे मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। एंड मैं नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द लाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि भाई अपने ब्लड से भाई एक अजीब से ही कैसल टाइप स्ट्रक्चर को ड्रॉ सा कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रैजिक ही होते हैं। एंड हमें देखने मिलता है वो उस कैसल को ड्रॉ कर भी चुके होते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें किलन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई लेमंड कैसल के काफी करीब आ चुका होता है। एंड हमें देखने मिलता है वो हम लोगों को बता रहा होता है कि भाई कुछ ही समय पहले भाई मिस एलिजाबेथ मेरे पास आई थी। एंड उन्होंने बताया कि भाई लेमंड से लौटने के बाद उन्हें अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब सा ही कैसल देखने को मिलता है। एंड वही उसमें एक अजीब सा ही नाइट का भूत भी देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है किलन ने भी अपनी डिवाइनेशन से इस चीज को कंफर्म कर लिया होता है। एंड वो लेमंड कैसल में आ चुका होता है, क्योंकि भाई ये वही कैसल होता है जिसके सपने भाई एलिजाबेथ को काफी दिनों से आ रहे होते हैं। वही किलन हम लोगों को बताता है कि भाई आगे एक गोस्ट की प्रेजेंस तो मैंने महसूस हो रही है, लेकिन भाई शुक्र है कि हम लोग अपने साथ भाई म्यूटेटेड सन एम्बलम लेके आए हैं, क्योंकि भाई सपनों में आने वाले गोस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड ये भाई 15 मीटर तक भाई किसी भी गोस्ट को सफाया कर सकता है। लेकिन भाई इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई अगर इसकी चपेट में कोई इंसान आ जाए तो भाई वो 6 घंटे तक भाई बावला हो जाता है एंड सन गॉड की भाई प्रार्थना से करने लगता है। हमें देखने को मिलता है किलन के साथ उसके कैप्टन एंड कुछ और बंदे भी आए होते हैं, जो कि भाई फाइनली कैसल के अंदर आ चुके होते हैं। एंड इनको भाई किसी स्ट्रांग गोस्ट की काफी स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। तभी देखने को मिलता है एक डार्क क्लाउड सीधा ही आते हुए हमारे किलन पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारे कैप्टन बीच में आते हुए उसे बचा लेते हैं। हमें देखने को मिलता है स्पॉक के बीच में भाई एक काफी तगड़ी सी स्वॉर्ड भी देखने को मिलती है, जिसके की पास अचानक से एक नाइट भी आ जाता है, जिसकी भाई मुंडी नहीं होती है। एंड वो तुरंत ही इन तीनों पर अटैक कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये तीनों भी भाई अटैक बैक कर रहे होते हैं, लेकिन भाई इस गोश्त पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। एंड ये गोश्त तो काफी ज्यादा चालाकी से हमारे कैप्टन पर एक काफी तगड़ा सा हिट जड़ देता है, जिससे कि हमारे कैप्टन भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। एंड इनकी जेब से वही इनका एम्बलम भी काफी दूर गिर चुका होता है। हमें देखने को मिलता है वही इस गोश्त एंड हमारे कैप्टन के दरमियान अभी भी काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। वही हमें देखने को मिलता है किलन सही मौका देखकर उस एम्बुलेंस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है गोश्त भी उसे नोटिस कर लेता है एंड काफी तगड़ा सा पंच किलन को जड़ देता है, जिससे कि भाई किलन की आंखों में भी खून सा उतर चुका होता है। एंड हमें देखने को मिलता है वो तभी नोटिस करता है यार मेरे को दर्द काहे को नहीं हो रहा बे। हमें देखने को मिलता है इसकी डिवाइनेशन ने इसे पहले ही बता दिया होता है कि इसको पंच पड़ने वाला है, इसी वजह से ये थोड़ा रुक सा चुका होता है। एंड हमें देखने को मिलता है उसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारे कैप्टन ने तुरंत ही उस एम्बलम को उठा लिया होता है। एंड गोश्त भी जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है कैप्टन उस एम्बलम को एक्टिवेट कर चुके होते हैं। एंड इससे तो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में भाई रोशनी निकल रही होती है। एंड ये पूरा का पूरा गोश्त एकदम गायब सा हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है इसके गायब होने के बाद बस इसके पीछे बचता है इसका एक ग्लव्स, जो इसको कि भाई हमारे कैप्टन तुरंत ही सील कर देते हैं एक कपड़े से। एंड बोल रहे होते हैं सच में यार अगर हमारे पास ये एम्बलम ना होता तो भाई हालत बस से बदतर हो सकती थी। लेकिन भाई ना जाने काहे को मेरे को लगता है कि भाई इस गोश्त का भाई इस दुनिया से कुछ ज्यादा ही लगाव था, या फिर बोले तो इस कैसल से। लेकिन भाई ये कैसल काफी ज्यादा सदियों पुराना है एंड अब तक भाई इस टाइप की किसी भी केस भाई सामने ही नहीं आया। एंड भाई अचानक से ये गोश्त वाला केस सामने आ गया, ये थोड़ा अजीब दिखता है। वही देखने को मिलता है अचानक से किलन इन दोनों को ही बुला लेता है एंड इनको एक तस्वीर थमा देता है, जो कि काफी ज्यादा गंदी होती है। कैप्टन भी उसे साफ करके देखते हैं। वो बोलते हैं यार ये तस्वीर तुम्हें को भाई चौथे युग की लगती है। एंड बात की जाए यानी कि ये 1000 साल पुरानी है, शायद ये इस महल का पहला मालिक होएगा। एंड लोग कहते हैं कि भाई ये अचानक से गायब हो गया था, लेमंड का पहला बैरोनेट। हमें देखने को मिलता है इस बंदे को देखकर ना जाने काहे को किलन को लग रहा होता है यार ये मैंने जाना पहचाना लग रहा है। तभी ये अपने दिमाग की ज्यादा घोड़े दौड़ाता है, तभी से याद आता है कि यार ये हूबहू प्रोफेसर रैजिक की तरह लग रहा है। लेकिन नहीं यार प्रोफेसर रैजिक भाई 1000 साल पुरानी कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि भाई ये तस्वीर वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर रैजिक ही हो, तो हमें देखने को मिलता है उस तरीके से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा होता है। तभी कैप्टन बोल पड़ते हैं देखो यार अभी हम लोगों ने भाई एक काफी तगड़े गोश्त को ठिकाने लगाया, हो सकता है आसपास और भी गोश्त हो, इसी वजह से हम लोग थोड़ी देर यहीं पर रुकेंगे। एंड भाई इस दौरान हम थोड़ा आराम भी कर लेंगे, जो कि भाई 2-2 घंटे की शिफ्ट पर होएगा। और एक बंदा पैरा दिया करेगा जिसको कि मैं एक एम्बलम भी दूंगा, जिससे कि वो अपनी सेफ्टी भी कर पाएगा। हमें देखने को मिलता है किलन इस चीज के लिए मान जाता है एंड सबसे पहले पैरा देने के लिए खुद तैयार हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कैप्टन भी उसे वो एम्बलम दे देते हैं। एंड हमारा किलन भाई थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है सच में यार ये तो काफी कमाल का एम्बलम है, जो कि भाई एक ही अटैक में भाई काफी तगड़े तगड़े गोश्त को भी ढेर कर सकता है। सच में बात
की जाए इसके रिकॉर्ड्स की तो भाई रिकॉर्ड्स में भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन बस इतना ही पता है कि भाई ये सन पाथवे से बिलोंग करता है एंड इसका सोर्स क्या है भाई इस चीज का तो पता भाई अब तक किसी को चल ही नहीं पाया है। क्या इसकी वजह इसके ऊपर लगी हुई सील है, लेकिन क्या हो अगर मैं अपने ग्रे फॉग का यूज करते हुए भाई इसकी सील को तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या मुझे सच में इसकी सोर्स का पता चल जाएगा। लेकिन भाई इसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है वो अपने बंदों से थोड़ा दूर आ चुका होता है, अपने ग्रे फॉग वाले वर्ल्ड में आ चुका होता है। साथ ही साथ वो अपने इस एम्बलम को भी समन कर लेता है। ये भी थोड़ा हिला हुआ होता है यार। मैं अपने रियल वर्ल्ड से अपनी किसी भी चीज को अपनी इमेजिनेशन के साथ भाई यहाँ पर ला सकता हूँ। सच में यार ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। लेकिन तभी ये अपनी डिवाइनेशन को एक्टिवेट कर देता है एंड इस एम्बलम के सोर्स का पता लगाने लगता है, जहां इसको भाई कुछ देखने को मिलता है, जहां पर एक बंदा जो कि भाई चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन का होता है वो भाई किसी फ्लोटिंग करते हुए लिक्विड के सामने उसी एम्बलम को रख देता है, जिससे कि भाई उस फ्लोट करते हुए काफी बड़े से लिक्विड टाइप बॉल से एक छोटी सी लिक्विड की बूंद निकलती है एंड उस एम्बलम में समा जाती है, जिससे कि भाई वो एम्बलम भी काफी ज्यादा चमकने लगता है, जिससे कि भाई इस बंदे की पूरी बॉडी लिटरली गायब हो चुकी होती है एंड बस इसके बचे होते हैं तो कपड़े। भाई किलन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये भाई गोल्डन लिक्विड के कारण भाई इसको कोई सील या कंट्रोल नहीं कर सकता। सच में यार ये तो काफी ही ज्यादा अजीब है। लेकिन मैं तो भूल ही गया था भाई इटर्नल ब्लेजिंग सन के पास तो भाई सन पाथवे ही है। हमें देखने को मिलता है अब किलन भाई इसी इमेजिनेशन में घुस चुका होता है एंड वो भी इस लिक्विड को काफी गौर से देखने लगता है। तभी अचानक से इस लिक्विड से एक बूंद निकलकर भाई हमारे किलन के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है, जिसको कि भाई हमारा किलन जैसे ही टच करता है वैसे ही ये अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है एंड यहाँ पर इसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जैसे ये पीछे मुड़कर देखता है भाई पीछे तो एक काफी मैसिव सा वही सन देखने को मिलता है, जिससे कि भाई काफी ज्यादा हीट निकल रही होती है एंड कुछ ही पलों में भाई हमारे किलन की बॉडी में भी आग लग चुकी होती है। वो काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है एंड भाई इस चीज का इफेक्ट तो भाई इसके ग्रे फॉग वाले वर्ल्ड में भी पड़ रहा होता है एंड ये वापस से अपने ग्रे फॉग वाले वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहां इसका पूरा का पूरा ग्रे फॉग में बना हुआ कैसल एंड सब कुछ भाई एकदम डिस्ट्रॉय सा हो रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी देखने को मिलता है अचानक से आसपास से काफी सारी ग्रे फॉग गैदर होते हुए भाई हमारे किलन को ठीक करने लगते हैं, थोड़ी देर में इसे शांत कर देती है। हमें देखने को मिलता है किलन की बॉडी में काफी सारे जलने के निशान आ चुके होते हैं एंड ये काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि यार अभी अभी क्या हुआ बे। अगर मेरी डिवाइनेशन भाई मेरे को सन के पास काय को ले गई, रुको रुको कहीं वो इटर्नल ब्लेजिंग सन तो नहीं था यार। मैंने एक गॉड को अपनी नॉर्मल आंखों से देखने की कोशिश की। सच में यार अगर मेरे पास ये ग्रे फॉग नहीं होता यार मेरी तो अब तक राख भी नहीं बचती। तभी देखने को मिलता है कुछ अजीब होता है। हमें देखने को मिलता है इसकी बॉडी में जितने भी जले के निशान थे वो सब के सब एकदम ठीक हो चुके होते हैं एंड इसकी बॉडी के आसपास काफी तगड़े तरीके से मतलब कि टेक्स्ट वगैरह घूमने लगते हैं, जिनमें से ये कुछ को पढ़ रहा होता है, जिनमें से भाई इसे व्हाइट एंजल एंड कुछ रेसिपीज वगैरह देखने को मिलती है एंड तभी ये एकदम हिल जाता है, क्योंकि भाई उसमें ये भी लिखा होता है कि कभी भी किसी गॉड को भाई अपनी नॉर्मल आंखों से देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करियो। भाई किलन भी थोड़ा हिला हुआ होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वही थोड़े दिमाग की घोड़े दौड़ाने के बाद उसे समझ आता है कि लगता है भाई किसी गॉड को भाई अपनी नॉर्मल आंखों से देखने का ये रिवॉर्ड है एंड हमें देखने मिलता है इसको तो भाई सन पाथवे के सीक्वेंस 4 का पोशन बनाने का रेसिपी भी मिली होती है, जिससे कि ये काफी ज्यादा खुश होता है एंड शायद भाई इसको सन पाथवे भी मिल चुका होता है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। जब होएगा तो मैं बता दूंगा। हमें देखने मिलता है ये तो काफी ज्यादा खुश होता है कि सच में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि भाई मुझे इतना हायर लेवल का सीक्वेंस का पोशन बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि अब वो लिक्विड भाई वो किसी गॉड का भाई ब्लड ही होएगा एंड मुझे तो ये भाई इटर्नल ब्लेजिंग सन का ही लग रहा है। क्या मुझे इस प्रोसेस को दोबारा ट्राई करना चाहिए? क्या पता भाई मुझे फिर से प्रॉफिट हो जाए। लेकिन नहीं नहीं भाई ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्या पता इस बार मेरी जान के लाले पड़ जाए। नहीं नहीं मैं इस तरीके से भाई दाव नहीं खेल सकता। इसी वजह से मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए। हमें देखने को मिलता है अब ये अपने ग्रे फॉग में अपने वर्ल्ड को वापस से स्टैब्लिश करने लगता है एंड बाहर आ चुका होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं मैं किसी भी गॉड से भाई इस तरीके से पंगा नहीं ले सकता। इसी वजह से अभी जो चल रहा है भाई उसे ही चलने लग देते हैं। लेकिन आखिर ये व्हाइट एंजल का मतलब क्या था? हमें देखने को मिलता है वो इस तरीके से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया होता है। वहीं कैप्टन भी बोल रहे होते हैं अब तो मैं एलिजाबेथ से काफी इजीली बोल सकते हो कि यार अब उसे सपने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें देखने को मिलता है किलन भी उनका शुक्रिया बोलता है, वहीं कैप्टन भी बोलते हैं तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूँ कि भाई तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है अब किलन भी भाई अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ उसको घर के बाहर अपने मतलब लेटर बॉक्स में एक लेटर देखने को मिलता है जो कि शायद प्रोफेसर एजिक की तरफ से होता है, जहाँ उन्हें हॉरेंसिस के बारे में थोड़ा बहुत क्लू वगैरह
वगैरह पता चला होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये फाइनली कोई यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका होता है प्रोफेसर आइजैक से मिलने के लिए, लेकिन अभी भी इसकी फटी पड़ी होती है कि कहीं ये भाई उस तस्वीर वाले बंदे से किसी भी तरीके से रिलेटेड तो नहीं है। यार मेरी तो फट के चौसठ हो रही है। हमें देखने को मिलता है फिर भी ये जैसे तैसे कर प्रोफेसर आइजैक के रूम में चला आता है, लेकिन भाई उसे देखने को मिलता है प्रोफेसर आइजैक तो यहाँ होते ही नहीं एंड ये निराश होकर वहां से जा ही रहा होता है। तभी इसकी नजर भाई एक दीवार पर पड़ती है जहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई होती है। ना जाने काय को भाई इस तस्वीर से उसे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है एंड जैसे वो पर्दे को हटाकर उस तस्वीर को देखता है ये तो एकदम हिल जाता है, क्योंकि भाई ये तस्वीर भाई लेमन कैसल की होती है एंड ये ब्लड से बनी हुई होती है एंड ये एकदम हिला हुआ होता है एंड डर के मारे यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी से देखने को मिलता है अचानक से वहां पर प्रोफेसर आइजैक भी आ चुके होते हैं, जिसे देखकर तो अब इसकी लिटरली और भी ज्यादा फट जाती है एंड ये बोलने लगता है सर जी आप यहाँ पर नहीं थे, इसी वजह से मैं यहाँ से बस जा ही रहा था, तभी मेरी नजर इस दीवार पर पड़ गई जिसकी पेंटिंग को देखकर मुझसे रहा नहीं गया एंड मैं देखने लगा। लेकिन हमें देखने को मिलता है अब प्रोफेसर आइजैक बोलने लगते हैं दरअसल कुछ समय से मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं एंड जब मैं सपने से जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मैंने इन दीवारों पर काफी अजीब अजीब सी तस्वीरें बना रखी हैं। सच में ये मुझे काफी ज्यादा इरिटेट करती हैं। वैसे चलो थोड़ा बैठकर बात करते हैं। ये बोलते वो हमारे किलन को भाई वही हॉरेंसिस वाली बुक पकड़ा देते हैं कि भाई हॉरेंसिस के बारे में इसमें लिखा हुआ है। हमें देखने मिलता है किलन भी उस बुक को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है एंड बोलने लगता है चलिए ठीक है प्रोफेसर मैं घर जाकर इनको पढ़ूंगा। लेकिन हमें देखने मिलता है प्रोफेसर उसे रोक लेते हैं। अब तो किलन की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि भाई अब क्या होने वाला है। लेकिन भाई प्रोफेसर आइजैक बोलते हैं देखो अब तुम कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं रहे, इसी वजह से भाई तुम इस बुक को घर नहीं ले जा सकते, तुम्हें इसे पढ़ना है तो भाई यहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है किलन को ना चाहते हुए भी इस बुक को यहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि पढ़ता क्या भाई ये एक पिक्चर बुक की तरह होती है। वो इस पिक्चर को देखकर बोल रहा होता है यार ये कैसल तो एकदम ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैंने ड्रीम डिवाइनेशन में देखा था, लेकिन भाई यहाँ का ये इतना जायंट सा थ्रोन भाई ये किसी इंसानों की तरह नहीं लग रहा यार, ये कितना बड़ा थ्रोन है। और इस पिक्चर बुक के मुताबिक भाई हॉरेंसिस माउंटेन भाई लियोन से भाई इंटिस तक फैला हुआ है एंड भाई माँ के खंडरों को देखते हुए काफी लोगों का मानना है कि वहां पर एक पहले एशियंट किंगडम हुआ करता था। अरे रुको रुको भाई एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक में एवरनाइट देश का जिक्र था, कहीं ये वो तो नहीं। लेकिन अभी इन्हें साइड में रखते हैं। दीवारों पर इन पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस देश के लोग भी भाई इंसान ही हुआ करते थे। भाई इस चीज को देखकर तो मैंने खुशी हुई। वैसे देखा जाए तो इन लोगों की सभ्यता थोड़ी अलग थी। इन लोगों का मानना था कि भाई मौत के बाद भी कोई अंत नहीं है एंड बात की जाए तो मरने के बाद भी ये अपने चाहने वालों को भाई अंधेरे का आशीर्वाद दिलाते थे एंड अपने चाहने वालों को 3 दिनों तक अपने साथ सुलाते थे। लेकिन अरे ये क्या सारी पेंटिंग्स खत्म हो गई, वो भी ये बिना बताए कि भाई आखिर इन्होंने दफनाया कैसे जाता था। लेकिन उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह और भी लिखे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई अभी भी उस खंडरों में भाई सामान एकदम वैसे के वैसे ही है जैसे कि अभी भी वहाँ कोई रहता है। हमें देखने मिलता है किलन इस चीज को सुनकर कुछ सोचने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आइजैक आ जाते हैं जो कि अपने साथ कुछ कॉफी वगैरह को लाया होते हैं एंड बोल रहे होते हैं यार तो तुमने भी यहाँ तक पढ़ लिया, मैंने भी अभी तक यहीं तक पढ़ा है एंड सच में मैं ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि कोई कब्र नहीं कोई खबर नहीं, भाई लोग एकदम गायब से ही हो जाते हैं जैसे कि वो वहाँ पर कभी थे ही नहीं। सच में और तो और यहाँ की सभ्यता के मुताबिक ये लोग किसी हर नाम की गॉडेस की पूजा करते हैं जिसे रूलर ऑफ एवरनाइट एंड मदर ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। भाई किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है क्या एवरनाइट देश का मदर ऑफ द स्काई एवरनाइट गॉडेस से कुछ कनेक्शन वगैरह है क्या। तभी आइजैक बोलते हैं वैसे किलन यार काफी देर हो गई है तुमने अपनी कॉफी नहीं पी। भाई किलन भी जल्दबाजी में भाई उस कॉफी को पी लेता है जो कि उसे काफी कड़वी लगती है, इसी वजह से वो शुगर के कुछ क्यूब्स को भाई अपनी कॉफी में कुछ ज्यादा ही डाल देता है। वहीं आइजैक भी बोलते हैं पहले तो किलन तुम भाई सिर्फ एक ही क्यूब का यूज करते थे, लगता है तुम्हारा टेस्ट बदल गया। वहीं किलन लाइक हाँ आपने एकदम सही कहा। वहीं प्रोफेसर आइजैक बोलते हैं वैसे देखा जाए तो हाल ही में मैं भाई मिस्टिज्म से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ एंड मुझे पता चला है कि भाई तुम्हारी तकदीर में भाई काफी ज्यादा हलचल होने वाली है। वहीं किलन लाइक आखिर आप कहना क्या चाहते हो। वहीं प्रोफेसर आइजैक बोलते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये हलचल भाई तुम्हारे ऊपर एक काफी बड़ा खतरा लाने वाली है। हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने देख सकता हूँ कि भाई इसका कुछ पार्ट भाई मेरे से भी जुड़ा हुआ है एंड मैं देख सकता हूँ कि भाई तुमने जैसी मेरी बनाई हुई इस तस्वीर को देखा तुम काफी ज्यादा डर गए थे। ऐसा लगता है तुम इस तस्वीर को जानते हो। मुझे ऐसा काय को लग रहा है कि भाई तुम मेरे बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जानते हो जो कि एक काफी बड़ा राज है। हमें देखने मिलता है किलन की भी एकदम फट के 64 हो रही होती है। वहीं प्रोफेसर आइजैक उसे शांत कराते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दरअसल मैं खुद अपने बारे में जानना चाहता हूँ। हमें देखने मिलता है किलन भी इस चीज को सुनकर थोड़ा हिले जाता है। वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किलन प्रोफेसर आइजैक के साथ उसी लेमन कैसल की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ आने से पहले अपनी डिवाइनेशन से पता लगा लिया था। प्रोफेसर आइजैक काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, अगर मैं उन्हें इस
कैसल के बारे में अच्छे से बताता हूँ एंड नाइट हाउस को भी इनके बारे में नहीं बताता हूँ तो ये आगे चलकर मेरी काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। एंड ये तो किलन के साथ भी काफी अच्छे बिहेव से रहते थे। हम प्रोफेसर एजिक को देखते हैं, वो भी अब इस कैसल में आ चुके होते हैं जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं जब मेरे सपने में ये जगह आती थी ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और तो और यहाँ पर मेरा अस्तबल हुआ करता था जहाँ पर मेरा काफी ज्यादा पसंदीदा व्हाइट हॉर्स रुकता था। वैसे देखा जाए तो सच में ये जगह पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। हमें देखने को मिलता है ये जगह तो एकदम खंडर बन चुकी होती है एंड देखने को मिलता है भाई तभी इसको एहसास होता है कि इसके पीछे से एक छोटा बच्चा एक स्वॉर्ड के साथ खेलते हुए भाग रहा है। हमें देखने को मिलता है वो बोलते हैं वैसे याद आया मेरा एक बेटा भी था जो कि हमेशा ही अपने से बड़ी स्वॉर्ड के साथ खेलता रहता था एंड हमेशा ही बोलता था कि भाई इस स्वॉर्ड के साथ एक काफी तगड़ा नाइट बनेगा एंड अपने महाराज को प्रोटेक्ट करेगा। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई किलन के भी एकदम पैरों से जमीन खिसक जाती है कि कहीं वो सरकटा वाला वो नाइट कहीं इनका बेटा ही तो नहीं था। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर एजिक और भी आगे चले जाते हैं जहां इनको अपने बेटे की स्वॉर्ड देखने को मिलती है एंड जैसे ही अपने बेटे की स्वॉर्ड उठाते हैं एंड उससे एक हल्का सा स्विंग करते हैं एंड हमें देखने को मिलता है आसपास की पूरी जगह एकदम इनके सपने जैसी हो चुकी होती है जैसे कि ये अपने सपने में इस जगह को देखा करते थे। हमें देखने को मिलता है ये जगह काफी ही ज्यादा ही खूबसूरत होती है। वहीं किलन भी इस चीज को देखकर एकदम हिला हुआ होता है। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ होता है जो कि इस स्वॉर्ड के साथ खेल रहा होता है एंड ऑफ कोर्स भाई यही प्रोफेसर एजिक का बेटा होगा। हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर में प्रोफेसर एजिक की पावर कुछ ज्यादा ही ड्रेन हो जाती है एंड वापस से ये जगह वापस से खंडर बन चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है वो हल्का सा खांसने लगे होते हैं। वहीं किलन भी बोल रहा होता है सर आप ठीक तो है ना। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर एजिक भाई उसके सवालों का भाई बिल्कुल भी जवाब नहीं देते एंड हमें देखने को मिलता है अचानक से वहां पर एक अंडरग्राउंड डोर खुल जाता है एंड प्रोफेसर एजिक उसमें जाने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है किलन भी अब उनका पीछा करने लगता है जहां पर वो इस जगह को देखकर बोल रहा होता है ना जाने काय को भाई मेरे को लग रहा है कि भाई इस जगह को आत्माओं को सील करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे वो नीचे आता है वो देखता है भाई नीचे तो भाई एक ताबूत पड़ी हुई होती है जिसके पास प्रोफेसर एजिक पहले से ही आ चुके होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है ना जाने काय को मेरे को लग रहा है कि भाई इस ताबूत के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया या फिर बोले तो इस ताबूत पर लगी हुई सील के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर एजिक बिना टाइम गवाए भाई उस ताबूत को खोल देते हैं एंड जैसे वो अंदर देखते हैं भाई वो तो एकदम आग बबूला हो चुके होते हैं एंड उनके शरीर से काफी तगड़ा सा प्रेशर निकल रहा होता है। किलन भी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। इनफैक्ट वो तो प्रोफेसर एजिक के प्रेशर से काफी दूर जाकर गलता है एंड एक पिलर से जाकर टकरा जाता है। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर एजिक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि भाई वो अपने आसपास के गोस्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। काफी सारे इनके कैसल में मौजूद गोस्ट एंड आसपास के जितने भी गोस्ट वगैरह होते हैं वो तुरंत ही भाई इनकी बॉडी में आकर समाने लगते हैं। भाई किलन भी एकदम हिला हुआ होता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे गोस्ट क्या कर रहे हैं। हम लोग तो भाई इस जगह को प्योरीफाई करके गए थे। हमें देखने को मिलता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता लेकिन तभी ये अपने आप को एक अलग से ही बैटल फील्ड में पाता है जहाँ पर काफी सारे बंदे लोग भाई आपस में बैटल कर रहे होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है उन लोगों ने काफी सारे बंदों को ढेर कर दिया होता है एंड मैं तो ढेर बार बोलता ही हूँ लेकिन भाई उन लोगों ने वास्तव में डेड बॉडीज का एकदम ढेर लगा दिया होता है। लेकिन तभी इन डेड बॉडीज के ढेर को भाई हटाते हुए अंदर से निकलते हैं भाई अपने प्रोफेसर एजिक जिनकी बॉडी में काफी सारे भारे तीर तलवारें वगैरह घुसी पड़ी होती है एंड ये काफी ज्यादा एटीट्यूड में भाई इनके सामने खड़े होते हैं। हमें देखने को मिलता है हमारा किलन भी इन्हें देखकर एकदम हिला हुआ होता है कि यार क्या मतलब इस बैटल फील्ड में आखिर प्रोफेसर एजिक क्या कर रहे हैं। वही हमें एक अजीब सी बुढ़िया को दिखाया जाता है। वो बोली होती है भाई मौत के मुंह से वापस आया एक सफेद आदमी भाई वो तबाही लेकर आएगा। भाई आई डोंट नो कि भाई इसका क्या रोल है इस लेवल में लेकिन भाई हो सकता है आगे बताया जाए। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई तुरंत ही हमारे प्रोफेसर एजिक अपनी बॉडी से ये तीर तलवारें एंड ये सब चीजें निकालते हुए भाई इन सभी अपने अपोनेंट आर्मी पर टूट पड़ते हैं एंड इन सभी को सब करके एकदम ढेर करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है वो देखते ही एकदम पल भर में काफी सारे बंदों को ढेर कर चुके होते हैं। इतने में ही नहीं रुकते वो तो अपने यहाँ पर काफी जाइंट से स्केलेटन को भी बुला लेते हैं जिसको कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। हमें देखने को मिलता है अब तो भाई पूरे के पूरे बैटल का रुख ही बदल चुका होता है। एक अकेले बंदे ने पूरी की पूरी अपनी अपोनेंट आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रख दिया होता है एंड यही नहीं बल्कि उन्होंने काफी सारी बैटल्स में भी उन्होंने भाग लिया होता है एंड उनमें भी उन्होंने जीत हासिल की होती है। हमें देखने को मिलता है इनकी इस कमाल की जीत से हमारे किंग भी खुश हो जाते हैं एंड भाई उन्हें लेमंड कैसल भाई तोहफे में गिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्हें काफी बेहतरीन
तोहफे वगैरह भी देते हैं एंड इन्हें सम्मानित वगैरह किया जाता है। हमें देखने को मिलता है हमारे प्रोफेसर एजिक की भाई पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है एंड भाई हम इनके बेटे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है मॉम डैड आप लोग देखना इन फ्यूचर मैं काफी ज्यादा डैड की तरह कमाल का नाइट बनने वाला हूँ एंड देखना मैं सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। हमें देखने मिलता है इसके डैड मॉम भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाई किलन भी ये सब चीजें देख रहा होता है, वो अपने मन में देख रहा होता है कि भाई तो प्रोफेसर एजिक का ट्रू नेचर ये था। लेकिन भाई पेंटिंग में तो वो थोड़े सख्त किस्म के बंदे लग रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिन्होंने भाई उनको इतना बदल कर रख दिया। हमें देखने मिलता है काफी समय बीत जाता है जिसमें कि भाई प्रोफेसर एजिक एकदम बिल्कुल चेंज हो चुके होते हैं, उनकी वाइफ भी काफी ज्यादा बीमार रहने लगी होती है। हमें देखने मिलता है ये एक अजीब सी आर्मी के मतलब किंग से बन चुके होते हैं एंड उनकी आर्मी भाई हमारे मतलब प्रोफेसर एजिक को भाई राजा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें देखने मिलता है इनका बेटा भी जैसे इनके पास आता है वो अपने चाहते हैं कि भाई अपने बेटे को प्यार करे, लेकिन ना जाने क्यों इनकी बॉडी से काफी तगड़ा सा प्रेशर निकलता है एंड इनके बेटे को एकदम दूर झटक देता है जिससे कि इनका बेटा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। ये भी समझ चुके होते हैं कि लगता है अब ये अपने परिवार के लिए खतरा बन चुके हैं। इसी वजह से एक दिन जब इनकी वाइफ एंड बेटे सो रहे होते हैं तभी प्रोफेसर एजिक उनके पास आते हुए अपनी स्वॉर्ड को जो कि इनके बेटे को काफी ज्यादा पसंद थी वो अपने बेटे के बाजू में रख देते हैं एंड उन्हें बिना गुड बाय किए वहां से जाने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं एंड उन्हें हर खुशनुमा पल याद आ रहा होता है एंड बार बार वो रुक भी रहे होते हैं, लेकिन भाई पीछे मुड़कर उनकी देखने की हिम्मत नहीं हो रही होती क्योंकि भाई अगर पीछे मुड़कर देखते भाई वो यहाँ से जा नहीं पाते क्योंकि भाई उनका दिल गवारा नहीं करता। हमें देखने को मिलता है अचानक से इनकी मेमोरीज वगैरह भी धुंधली वगैरह होने लगती है एंड फाइनली ये अपने परिवार को बिना गुड बाय किए भाई यहाँ से चले जाते हैं। हमें देखने को मिलता है रियल वर्ल्ड में हमारा किलन उन्हें बार बार उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि सर प्लीज उठिए सर। हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर एजिक को भी होश आ चुका होता है एंड वो इस ताबूत में रखी हुई डेड बॉडी से बोल रहे होते हैं तो मेरे बेटे भाई मेरे जाने के बाद भी आफतों ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा ना। हमें पता चलता है कि इस ताबूत में किसी और की नहीं बल्कि इनके बेटे की डेड बॉडी होती है एंड इसी वजह से ये काफी ज्यादा गुस्से होते हैं। वहीं किलन भी उस डैडी बॉडी को देखता है जिसे देखकर वो बोलता है मुझे लगता है कि भाई इस डेड बॉडी को मतलब कि आपके बेटे को किसी ने भाई जिंदा ही सील किया है एंड जैसे वो उसे गौर से देखता है उसे देखने को मिलता है इसकी तो मुंडी भी नहीं होती। हमें देखने को मिलता है वो भी काफी ज्यादा हिला हुआ होता है कि यार आखिर इतना क्रूर कौन हो सकता है। वहीं प्रोफेसर एजिक बोलते हैं भाई मुझे ये 3 महीने पहले के निशान लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने 3 महीने पहले इसकी मुंडी को हटाया। हमें देखने को मिलता है किलन भी बोल रहा होता है अच्छा लगता है जिसने भी इस बंदे की सील को डैमेज किया होगा उसी बंदे ने ऐसा किया होगा। हमें देखने को मिलता है डैड भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि मेरे बेटे जिसने भी तुम्हारे संग ये किया है उसे इसकी कीमत भाई 10 गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी। हमें देखने को मिलता है तभी वो अपनी स्वॉर्ड पर अपने ब्लड को लगाने लगते हैं एंड वो ब्लड सीधा ही जाते हुए इनके बेटे की बॉडी को कवर कर लेता है एंड ये अपनी ब्लड ट्रैकिंग स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि भाई ये पूरी की पूरी ब्लड हमारे किलन की बॉडी में जाने लगता है एंड ये भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार आखिर चल क्या रहा है, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। हमें देखने मिलता है ये तो प्रोफेसर एजिक की एक अजीब सी डोमेन में आ चुका होता है जहां बस मुंडी पड़ी होती है, मुंडी वाला स्केलेटन। हमें देखने को मिलता है तभी ये भाई फिर से वापस आ चुका होता है जहाँ पर प्रोफेसर एजिक बोल रहे होते हैं मुझे भाई इसकी मुंडी का ट्रेस बिल्कुल भी नहीं मिला। वहीं वो किलन से भी बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना, मैंने फिर से तुम्हारी तकदीर में वो अजीब सी पावर को महसूस किया लेकिन वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं किलन भी सोच रहा होता है अच्छा तो उसकी वजह से भाई इनकी ट्रैकिंग स्पेल भाई मेरे पर टारगेट करने लगी थी। हमें देखने को मिलता है वो भी बोल रहे होते हैं चलो ठीक है भाई कुछ भी हो लेकिन मैं भाई पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला एंड मेरे बेटे ब्रेव नाइट टीनो एडर मैं तेरा बदला लेकर ही रहूंगा। जिसने भी तेरे संग ये किया है उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग कैसल से बाहर आ चुके होते हैं जहाँ किलन पूछ रहा होता है सर क्या आपको आपकी याददाश्त मिल गई। वहीं एजिक भी लाइक नहीं अभी मेरी को पूरी याददाश्त नहीं मिली है, बस छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं जिनको कि भाई अभी मुझे सही तरीके से समझना बाकी है। लेकिन भाई सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि काफी लंबे समय तक जिया है। वहीं किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है आपके यमराज जी के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है। वहीं वो आगे बोलते हैं वेल मैं हर 100 से 200 सालों में भाई गहरी नींद में सो जाता हूँ एंड जब जागता हूँ तो बस मुझे मेरा नाम एंड हल्के फुल्के कुछ चीजें याद रहती हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे भाई मुझे फिर से ये सपने आने लगते हैं और भाई जब सपने आते हैं मैं देखता हूँ कि कभी कभी भाई मेरी एक बेटी भी है जिसको कि भाई मेरा बनाया हुआ झूला कुछ ज्यादा ही पसंद है एंड कभी कभी मैं देखता हूँ कि मैं एक लॉर्ड हूँ एंड मेरे 3 बच्चे हैं एंड मेरा परिवार काफी ज्यादा खुशहाल है। लेकिन हमेशा ही मैं उन्हें चोट पहुंचा देता हूँ जिससे कि हमेशा ही अंत में मैं अकेला ही बचता हूँ। लेकिन अब मुझे
समझ आ रहा है कि भाई ये कोई सपना नहीं, ये मेरी जन्म जन्म की तकदीर है, जो कि मेरे परिवार से अलग होने के बाद मेरी सोल के साथ जुड़ चुकी है। एंड मुझे तो याद भी नहीं कि भाई मैंने ना जाने कितनी जिंदगियां भाई अकेले ही गुजार दी हैं। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे अपने परिवार को जानने का मौका मिला। लेकिन तुम तो इस चीज को नहीं समझ सकते कि भाई बिना अतीत के अपनी जिंदगी गुजारना कैसा होता है। लेकिन जो भी हो भाई, ये एकदम ऐसा होता है कि भाई समुद्र में तुम बिना दिशा के चल रहे हो, लेकिन भाई अब मुझे मेरी दिशा मिल चुकी है। हमें देखने को मिलता है आप किलन भी अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है भाई, वो अपने मन में भी सोच रहा होता है। वैसे देखा जाए तो मेरा भी हाल कुछ प्रोफेसर एजिक की तरह है। मुझे नहीं पता कि भाई मैं अपनी दुनिया में कब वापस जा पाऊंगा, अपने मॉम डैड से दोबारा मिल पाऊंगा एंड अपने मॉम डैड के हाथों का खाना खा पाऊंगा। लेकिन जो भी हो, अभी मैं इस दुनिया में हूँ। एंड यहाँ पर किलन के परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर उसका भाई और बहन एंड भाई मुझे पता है कि मेरी लास्ट डेस्टिनेशन मेरा परिवार ही है। लेकिन भाई ये भी कोई अलग नहीं है एंड ये भी अब मेरा परिवार बन चुके हैं। एंड मैं इनके लिए भाई कुछ यादगार यादें तो छोड़ ही जाऊं, क्योंकि भाई अंत में तो मुझे अपने दुनिया में तो वापस जाना ही है। एंड अब ये लोग भी कोई पराये नहीं है, ये लोग भी मेरा परिवार ही है। हमें देखने को मिलता है इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया प्यारा सा लाइक कर देना। एपिसोड पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। साथ ही साथ एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।